नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। असम में 2 से ज्यादा बच्चे होने पर नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का फायदा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, चीन के बाद भारत दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। लगातार कहा जा रहा है कि हालात नहीं सुधरे तो देश जल्द ही इस मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। वहीं देश में जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या विस्फोट के बारे में भी आपने बचपन में ही पढ़ा होगा। ये ऐसा मुद्दा है जिस पर काम करने के लिए कई देशों की सरकारें कतराती रही हैं। इस बीच भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं के फायदे से वंचित किया जाएगा। सीएम ने कहा है कि राज्य में पॉपुलेशन पॉलिसी राज्य में लागू हो चुकी है, इसलिए चाहे राज्य की कर्ज माफी योजना हो या फिर अन्य लाभकारी योजनाओं का फायदा नए जनसंख्या नियमों के हिसाब से दिया जाएगा। वहीं राज्य के चाय के बागानों में काम करने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति से जुड़े लोगों पर नई नीति और नियम लागू नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि असम सरकार चरणबद्ध तरीके से 2 बच्चों की नीति को लागू करेगी। प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण नीति असम में सभी योजनाओं में तुरंत लागू नहीं होगी, क्योंकि कई योजनाओं का संचालन केंद्र सरकार की ओर से किया जाता है। इसके बाद दोस्तों, रुक कर लेते हैं अगली खबर का। कोरोना से मौत पर परिजनों को 4-4 लाख देना संभव नहीं। केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका जिसमें कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की गई थी, उसमें केंद्र सरकार ने आर्थिक सहायता देने से मना कर दिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर यह जानकारी दी। केंद्र सरकार का कहना है कि सरकार पहले ही अन्य माध्यमों से आर्थिक सहायता दे चुकी है। परिजनों को और 4-4 लाख रुपए देने से SDRF का सारा फंड ही खत्म हो जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि पात्र और जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाई जा चुकी है। पीड़ित परिजनों को और आर्थिक मदद देना संभव नहीं है। आपको बता दें दोस्तों, कोरोना वायरस से जिन मरीजों की मौत हुई है, याचिका में उनके परिजनों को आर्थिक मदद देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और साल 2015 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें आपदा के कारण होने वाली मौतों पर 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात है। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा है कि NDMA मृतकों को मुआवजा का नियम बाढ़ और भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं पर ही लागू होता है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर को वापस मिल सकता है राज्य का दर्जा। 24 जून को ब्लूप्रिंट पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी बृहस्पतिवार को जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियों से बातचीत के दौरान राज्य के दर्जे पर बातचीत करेंगे। इससे पहले जम्मू कश्मीर पर 2 महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को भी दिल्ली में हुई थी। जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा देने की रणनीति पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कई महीनों से काम कर रहे थे। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों का कहना है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द दिया जा सकता है। पूर्व में इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वादा भी किया गया था। हालांकि क्षेत्र के विशेष दर्जे को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। आपको बता दें दोस्तों, 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा छीनकर उसे 2 केंद्र शासित प्रांतों में बांट दिया था, पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद घाटी में कई नेताओं पर प्रतिबंध लगाए गए थे। धीरे धीरे प्रशासन ने सभी प्रतिबंध हटा लिए और हिरासत में लिए गए नेताओं को भी छोड़ दिया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोशल मीडिया का देश विरोधी ताकतें कर रही हैं गलत इस्तेमाल। आतंकी घटनाओं से जुड़े होने के मिले सबूत। जी हां दोस्तों, ट्विटर और फेसबुक का इस्तेमाल किस तरह देश विरोधी ताकतें करती है, इसका एक चौंका देने वाला मामला कश्मीर में हुआ है। एक आतंकवादी के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद एक फर्जी ट्विटर अकाउंट और फेसबुक अकाउंट से एक हिंदू दवा विक्रेता को इस एनकाउंटर का मुखबिर बताया गया। श्रीनगर पुलिस ने इस फर्जी एनकाउंटर को चलाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जो श्रीनगर का ही रहने वाला है।
आपको बता दें दोस्तों, खुफिया एजेंसियों ने कश्मीर से धारा 370 के खात्मे के बाद ऐसे ट्विटर हैंडल और फेसबुक अकाउंट्स की लंबी सूची तैयार की थी जिनमें से कई पाकिस्तान से संचालित होते थे। इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आतंकवादियों को हीरो बताते थे और युवाओं को आतंकवाद के रास्ते पर चलने के लिए उकसाते थे। सुरक्षा बलों के लिए यह एक नए तरह की चुनौती है जो बिना हथियार उठाए आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। पंजाब में कांग्रेस विधायकों के बेटों को सरकारी नौकरी देने पर विवाद, सीएम अमरिंदर सिंह ने दी सफाई। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के 2 विधायकों के बेटों को सरकारी नौकरी देने के मामले में विपक्ष की आलोचनाओं का सामना कर रहे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की शनिवार को उनकी ही पार्टी के प्रमुख सुनील जाखड़ और पार्टी के 2 विधायकों ने इस कदम को लेकर आलोचना की है। हालांकि सीएम अमरिंदर सिंह ने सरकार के इस फैसले का बचाव किया और कहा कि उनके दादा ने देश के लिए जो कुर्बानियां दी है ये उनके सम्मान में है। दरअसल पंजाब सरकार ने अनुकंपा के आधार पर विशेष मामलों के तहत अर्जुन प्रताप सिंह बाजवा को पंजाब पुलिस में निरीक्षक और भीष्म पांड्या को राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त करने का शुक्रवार को फैसला किया था। अर्जुन प्रताप सिंह विधायक फतेह जंग सिंह बाजवा के बेटे हैं, जबकि भीष्म पांड्या लुधियाना से विधायक राकेश पांड्या के बेटे हैं। सरकार ने शुक्रवार को कहा था कि अर्जुन पंजाब के पूर्व मंत्री सतनाम सिंह बाजवा के पोते हैं, जिन्होंने 1987 में राज्य में शांति के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। वहीं भीष्म पांड्या जोगिंदर पाल पांड्या के पोते हैं, जिनकी 1987 में आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ब्राजील में कोरोना वायरस से बड़ा मौतों का आंकड़ा, सड़क पर उतरे लोगों ने किया प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, ब्राजील में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या 5 लाख से ज्यादा होने के बाद शनिवार को कई शहरों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। इन हालातों को लेकर कई आलोचकों का कहना है कि राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने महामारी को कमतर आंकने की कोशिश की और इसी वजह से देश में स्वास्थ्य संकट खड़ा हो गया। आपको बता दें कि हजारों लोग झंडे लिए देश की राजधानी रियो डी जेनेरो में इकट्ठा हुए, जिन पर लिखा हुआ था गेट आउट बोल्सोनारो, भुखमरी और बेरोजगारी की सरकार। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अपनी कोरोना वैक्सीन के दाम छिपा रहा है चीन, नेपाल ने की कीमत उजागर तो गुस्साया ड्रैगन। जी हां दोस्तों, नेपाल के प्रति खोखली हमदर्दी दिखाने वाला चीन उसे न सिर्फ महंगे दाम में वैक्सीन बेच रहा है बल्कि कीमत का खुलासा करने पर भी रोक रहा है। जब नेपाल ने चीनी वैक्सीन की कीमत को उजागर किया तो चीन को गुस्सा आ गया। बताया जा रहा है कि चीन नेपाल से नाराज है क्योंकि कुछ नेपाली मीडिया प्रकाशनों ने सिनोफार्म वैक्सीन की खरीद मूल्य का खुलासा किया है, जिसके एक डोज की कीमत $10 यानी करीब 741 रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि इस रेट पर नेपाल चीन से कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए वैक्सीन खरीदने की योजना बना रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच नेपाल की ओली सरकार ने अपने नए नवेले दोस्त चीन से कोरोना वैक्सीन की 40 लाख डोज खरीदने का सौदा किया है। सिनोफार्म कंपनी ने यह शर्त रखा है कि नेपाल इस वैक्सीन की खरीद की कीमत का खुलासा नहीं करेगा। कंपनी ने यह समझौता किया है कि नेपाल इसकी कीमत और डिलीवरी डेट से संबंधित सूचना को सार्वजनिक नहीं करेगा, मगर मीडिया में इसकी सूचना आने पर चीन तमतमा गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शिवसेना एमएलए ने उद्धव ठाकरे को लिखा खत, कहा जांच एजेंसियां करती है परेशान, बीजेपी से हाथ मिला लें। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में एक शिवसेना विधायक ने पार्टी चीफ और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खत लिखकर बीजेपी से हाथ मिला लेने की सलाह दी है। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखे खत में कहा है कि केंद्रीय एजेंसियां परेशान कर रही हैं, इसलिए बीजेपी से हाथ मिला लिया जाए ताकि हमारे नेताओं को बख्शा जाए। ठाणे के ओवाल मांझीवादा विधानसभा सीट से विधायक प्रताप सरनाइक ने अपने खत में कहा है कि अब बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन नहीं है, लेकिन उनके नेताओं के बीच रिश्ते अभी भी अच्छे हैं, इसलिए हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रताप सरनाइक ने आगे लिखा है कि कई केंद्रीय एजेंसियां मेरे और दूसरे अन्य शिवसेना के नेताओं के पीछे पड़ी है और वो उनके परिवारों को तंग किया जा रहा है। अगर बीजेपी और शिवसेना साथ आ जाते हैं तो इन नेताओं को ऐसी परेशानियों से बख्श दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान
जानते हैं अगली खबर। 1 जुलाई से खोले जा सकते हैं स्कूल और कॉलेज। जी हां दोस्तों, कोरोना के मामलों की कमी को देखते हुए देश भर में 1 जुलाई से स्कूल कॉलेज खोले जा सकते हैं। इसके साथ दूसरे सभी शैक्षणिक संस्थान भी खोले जा सकते हैं, लेकिन अभी संस्थानों में परीक्षा, दाखिले और शोध कार्यों की ही अनुमति रहेगी। तीसरी लहर के आने की संभावनाओं को देखते हुए कक्षाओं के संचालन को लेकर अभी असमंजस बरकरार है। ज्यादा संभावना है कि कक्षाओं को ऑनलाइन ही खोला जाए। शिक्षा मंत्रालय इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर सकता है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्कूल कॉलेज चरणबद्ध तरीके से फिर से खुलेंगे। लगभग सभी राज्यों में बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में जाने की अनुमति देने के लिए एक लिखित सहमति आवश्यक होने की उम्मीद है। वहीं तेलंगाना सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद राज्य में लॉकडाउन हटाने और 1 जुलाई से शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का निर्णय लिया है। राज्य में पिछले 1 महीने से महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए लॉकडाउन लागू था। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। चाचा से आर पार के मूड में चिराग पासवान, पिता की जयंती पर आशीर्वाद यात्रा निकालने का ऐलान। जी हां दोस्तों, फादर्स डे के मौके पर एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट की है। अपने पिता रामविलास पासवान के स्वर्गवासी होने के 8 महीने बाद इस फादर्स डे के मौके पर उन्होंने याद करते हुए चिराग ने अपने समर्थकों के साथ दिल की बात साझा की। अपनी भावनाओं को बयान करते जो ट्वीट किया उस पर उनके समर्थक तरह तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। चिराग पासवान ने अपने ट्वीट में लिखा कि मेरे पिता की जन्म जयंती 5 जुलाई को है। मेरे पिता और चाचा अब मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैंने हाजीपुर से 5 जुलाई को आशीर्वाद यात्रा निकालने का फैसला किया है। ये यात्रा पूरे बिहार से होकर गुजरेगी क्योंकि इस वक्त मुझे लोगों के आशीर्वाद की बेहद जरूरत है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उत्तर कोरिया में गहराया भूखमरी का संकट। 3300 रुपए किलो बिक रहा है केला और 5200 रुपए में चाय। जी हां दोस्तों, आए दिन परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों का परीक्षण करके दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने वाले उत्तर कोरिया में भारी भूखमरी की खबरें हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक उत्तर कोरिया में खाद्य संकट इतना गहरा गया है कि वहां खाने पीने की चीजों की कीमत आसमान छू रही है। वहां महंगाई का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1 किलो केले की कीमत 3335 रुपए है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने पहली बार इसे स्वीकार किया है कि उनका देश खाने की भारी कमी से जूझ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लाखों लोगों को पिछले कुछ दिनों में खाना भी नसीब नहीं हुआ है। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर कोरिया खाने पीने के सामान और ईंधन के लिए चीन पर निर्भर है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उत्तर कोरिया में $45 यानी 3300 रुपए से अधिक में 1 किलो केला मिल रहा है, जबकि चाय पत्ती की कीमत $70 यानी 5200 रुपए है और एक पैकेट कॉफी की कीमत $100 यानी करीब 7300 रुपए से अधिक पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। घर बैठे अमेजोन ऐप से मिनटों में जीत सकते हैं 50,000 रुपए। जी हां दोस्तों, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन पर डेली ऐप क्यूज का नया एडिशन शुरू हो गया है। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन अपने क्यूज में अमेजन पे बैलेंस पर 50,000 रुपए जीतने का मौका दे रहा है। ये क्यूज अमेजन के मोबाइल ऐप पर मौजूद है। जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, ये डेली क्यूज हर दिन सुबह 8 बजे से शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता है। क्यूज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के 5 सवाल होते हैं। इस तरह के ढेरों सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्यूज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देने होते हैं। क्यूज के दौरान पूछे गए हर सवाल में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और क्यूज के विजेता का नाम अगले दिन घोषित किया जाता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों, दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जाने आईएमडी के क्या है ताज़ा अपडेट। जी हां दोस्तों, देश के अधिकतर राज्यों में मानसून के चलते भारी बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग के नवीनतम पूर्वानुमानों के अनुसार अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गोवा के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही केरल, राजस्थान, बिहार, असम और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश होगी। इसी बीच आईएमडी ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इनमें उत्तर प्रदेश के रामपुर, मुरादाबाद, अमरोही समेत कई जिलों में बारिश होगी। वहीं दोस्तों, आईएमडी ने बिहार के लिए येलो अलर्ट और उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जून से 2,000 रुपए से अधिक सस्ता हुआ सोना, चांदी भी टूटी। इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सपर्ट्स दे रहे हैं सलाह। जी हां दोस्तों, 1 जून से अब तक सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है। पिछले 20 दिनों में
में गोल्ड 2053 सस्ता हुआ है, वहीं चांदी 3726 रुपए टूटी है। शुक्रवार को 10 ग्राम सोने की कीमत 47,266 रुपए थी, वहीं चांदी 68,687 प्रति किलोग्राम थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज बढ़ोतरी हुई है। देश में आज पेट्रोल की कीमत में करीब 29 पैसे और डीजल की कीमत में 28 पैसों का उछाल देखने को मिला। क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा होने के चलते पेट्रोल डीजल के भाव में यह तेजी आई है। आपको बता दें दोस्तों क्रूड ऑयल WTI का भाव बढ़कर $71.40 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। वहीं फ्रेंट ऑयल की कीमत बढ़कर $73.19 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां आज पेट्रोल की कीमत ₹97.22 प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत ₹87.97 प्रति लीटर पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। शी जिनपिंग ने नेताओं से कराई प्रतिज्ञा, कहा पार्टी के प्रति वफादार रहते हुए आधुनिकीकरण और परिवर्तन में दे साथ। जी हां दोस्तों, चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नेताओं से कहा है कि वे नेतृत्व के प्रति वफादारी जताते हुए उनका अनुसरण करें और देश के आधुनिकीकरण और आमचूल परिवर्तन में साथ दें। शी जिनपिंग का यह वक्तव्य सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाले समारोह के एन पहले आया है। आपको बता दें दोस्तों शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी में संस्थापक माओ से तुंग के समान अधिकार संपन्न नेता बन गए हैं। माओ के बाद पार्टी में शी जिनपिंग जितना शक्तिशाली कोई नेता नहीं हुआ है। शी जिनपिंग को दिसंबर 2012 में कम्युनिस्ट पार्टी का सर्वोच्च नेता घोषित किया था। इसके बाद वह दिनों दिन मजबूत होते गए। इस बीच उन्होंने सत्ता, संगठन और सेना के सर्वोच्च पद हासिल किए और अब वह चीन के सबसे शक्तिशाली नेता बन गए हैं। शुक्रवार को कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना काल से अभी तक की घटनाओं पर आधारित संग्रहालय का शी जिनपिंग ने 25 सदस्यीय पोलित ब्यूरो के सदस्यों के साथ दौरा किया। वहां पर शी जिनपिंग ने नेतृत्व के समर्थन के लिए सभी नेताओं से प्रतिज्ञा कराई। इस प्रतिज्ञा में कम्युनिस्ट पार्टी के हितों के लिए पूरे जीवन संघर्ष करने, पार्टी के प्रति वफादार रहने, सभी तरह के बलिदानों के लिए तैयार रहने और पार्टी को कभी भी धोखा न देने की प्रतिज्ञा की गई है। इस प्रतिज्ञा का प्रसारण चीन के सभी सरकारी चैनलों ने किया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बुकिंग ओपन होते ही रिवोल्ट बाइक्स ने मचाई धूम, 2 घंटे में हुई 50 करोड़ रुपए की बाइक के ऑर्डर। जी हां दोस्तों, रिवोल्ट RV400 इलेक्ट्रिक बाइक ने बुकिंग ओपन होते ही धूम मचा दी है। कंपनी के अनुसार 2 घंटे में ही इसकी सारी यूनिट्स बुक हो गई हैं, जिसके चलते कंपनी को इसकी बुकिंग बंद करनी पड़ी। वहीं रिवोल्ट ने बताया कि जल्दी कंपनी इसकी बुकिंग को दोबारा ओपन करेगी। आपको बता दें दोस्तों रिवोल्ट RV400 बाइक की बुकिंग बीते दिनों ओपन किया गया था, जिसके बाद इस बाइक की 2 घंटे में 50 करोड़ रुपए की बुक हो गई। कंपनी ने रिवोल्ट 400 बाइक में 3 बाइक मोड्स दिए हैं, जिसमें इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड शामिल है। इको मोड में यह बाइक 45 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड के साथ 156 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज देती है। वहीं नॉर्मल मोड में यह बाइक 65 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड के साथ 110 किलोमीटर की रेंज प्रदान करती है। इसके स्पोर्ट मॉडल में बाइक 65 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड के साथ 80 किलोमीटर तक की ड्राइव रेंज देती है। आपको बता दें दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ज़्यादा इस्तेमाल के लिए सरकार ने अपनी FAME-2 स्कीम को रिजॉइंट किया है, जिसके तहत रिवोल्ट 400 की कीमत 90,799 रुपये हो गई है, जो कि पहले 1,18,999 रुपये थी। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।